हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करंटली स्टडिंग इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत करता है इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम अपनी केमिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ को यहाँ पे हम कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब CUET ने और NTA ने ऑफिशियली अपना CUET केमिस्ट्री का सिलेबस दे दिया है, जहाँ पे आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 3 फिजिकल केमिस्ट्री के और 2 इनऑर्गेनिक के। तो हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरे अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया है, पूरा खत्म कर लिया है। उसके वन शॉट्स जो है वो अब आएंगे बहुत जल्दी आपके सामने। फिजिकल में अब बस आपका सॉल्यूशंस खत्म हो गया है। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा इस वीडियो में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मैं सब करा दूंगा, और इसके बाद बस आपका एक ही चैप्टर और बचेगा, वो होगा केमिकल काइनेटिक्स। उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, और हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, ZnS plus copper 2 plus aqueous will give Zn2 plus aqueous plus copper solid. The above redox reaction is used. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो ये जो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी हुई है, एक मिनट, यहाँ पे आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है। अभी वो नहीं होता है। येलो कलर में, येलो या वाइट में? वाइट ठीक रहेगा। वाइट ओके रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी वो हो गई थी, उसकी टेंशन आप मत करिए। तो हम यहाँ पर अभी अपने चल रहे हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, और ये आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन हमें बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन किस सेल के लिए यूज की जाती है। तो याद करिए, जिंक और कॉपर की रिएक्शन किस सेल में होती है? जिंक प्लस कॉपर की जो रिएक्शन होती है, ये किस सेल के लिए यूज की जाती है और क्या चीज के लिए यूज की जाती है? तो याद रखिएगा, जिंक और कॉपर का जब भी नाम आता है कि इन दोनों रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तब वो आपकी यहाँ पर डेनियल सेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? आपकी डेनियल सेल के लिए। और इसी को हम लोग और भी दो नाम से जानते हैं, एक होता है आपका वोल्टेक और एक होता है आपका यहाँ पर गैल्वेनिक। इन 3 नाम से आपका ये सेल का नाम जाना जाता है, जिसमें जिंक और कॉपर का रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है और ये प्रोसेस होता है। तो यही होता है आपके दोनों नाम। और आई थिंक आपको ऑप्शंस में गैल्वेनिक भी दिया हुआ है, डेनियल भी दिया है, वोल्टेक भी दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके लिए, और इसका जो डायग्राम होता है, इसके डायग्राम को भी आप जरूर से देखिएगा, या और मैं आने वाले वन शॉट में भी आपको इसके डायग्राम के बारे में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ओके, चलिए चलते हैं बिना दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, जनरली इन ए गैल्वेनिक सेल, यानी कि आपका फिर से डेनियल सेल का ही किस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। डेनियल सेल का ही आपको एक बार फिर से पूछा है। अब यहाँ पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ओके। बी, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सी, इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। डी, ऑल आर इनकरेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बात का जवाब दीजिए, क्या इलेक्ट्रॉन्स और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं? क्या कभी भी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन्स और करंट जो होता है वो कभी भी सेम डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है। यही बात आप इस चैप्टर में यहाँ पे इस पहले टॉपिक में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपने फिजिक्स में भी इसको जरूर पढ़ा होगा। फिजिक्स में भी आपके एक चैप्टर में पूरा अच्छे से डिटेल में दिया होता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं
इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट, इलेक्ट्रॉन्स और करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है। इनकी डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं होती है, सेम नहीं होती है। इनकी जो डायरेक्शन रहती है वो हमेशा अपोजिट होती है। क्या होती है? अपोजिट होती है, यानी कि ये कभी भी सेम डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे, फ्लो नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सी दिया हुआ है ये तो आपका पहले गलत हो गया, तो सी तो नहीं होगा। अब ए, बी और डी है। डी में कहा गया कि क्या सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ए और बी को चेक कर लेते हैं क्या रखा है। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब एक बार बताइए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आप किसे कहते हैं? कैथोड को। नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? एनोड को। ओके, तो एक बार बताइए, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके का चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं? आई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वाले वे से पॉजिटिव वे की तरफ जाएंगे, फ्लो होंगे। इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो हमेशा नेगेटिव से ही होगा। वो पॉजिटिव तक जाएंगे या कहीं और आगे जाएंगे, लेकिन वो नेगेटिव से ही शुरू होंगे। ये नहीं कि वो पॉजिटिव शुरू होंगे किसी और वे से, वो नेगेटिव वाले प्लेस से ही शुरू हमेशा होंगे। इस बात को याद रखिए, समझ लीजिए, समझे? तो यहाँ पे जो आपको एक पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पॉजिटिव से फ्लो हो ही नहीं सकते। नेगेटिव से फ्लो के पॉजिटिव जा सकते हैं, ये हो सकता है। ओके, अब तो यहाँ पे अब अगला ऑप्शन देखते हैं, बी देखते हैं। बी में क्या दिया हुआ है? करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या ये सही हो सकता है? मैंने अभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहती है, तो क्या करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो बी जो यहाँ दिया हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एंड करंट जो होते हैं, इन दोनों का डायरेक्शन हमने अभी क्या देखा है? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगा, तो करंट का ठीक उल्टा होगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा। यानी कि देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो आपका करंट रहेगा, यानी कि ये जो करंट है, ये करंट आपका मूव करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव, एक ये और एक ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, और ये जो लास्ट ऑप्शन और इनकरेक्ट दिया हुआ है गलत है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इन अ डेनियल सेल रीचेस टू 1.1 वोल्ट। यानी कि अब बात एक बार फिर से डेनियल सेल पर ही आ गई है। तो एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। डायग्राम आपके लिए बना ही देता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपके दो कंटेनर्स होते हैं, और यहाँ पे ये होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। ये होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो बता भी देता हूँ। सॉल्ट ब्रिज का जो पहला काम होता है, ये दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है। दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। एंड सर्किट कंप्लीट, कंप्लीशन कह सकते हैं। मतलब दो हाफ सेल्स को जोड़ के ये जो हमारा सर्किट यहाँ बनता है, ये वाला जो बना हुआ है, इसको ये कंप्लीट करता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये इसको इससे जोड़ रहा है। ओके, और दूसरा काम जो इसका होता है वो सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल जो होते, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उसको ये मेंटेन करता है। मेंटेन करता है सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। सेल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, मेंटेनेंस भी लिख सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं इसका दो काम होता है, एक दो हाफ सेल को जोड़ेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा, और दूसरा सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करेगा, उसे नहीं गिरने देगा एक तरफ। ओके, ये होता है सॉल्ट ब्रिज का काम। अब यहाँ पर जो आपका रहता है, यहाँ पर आपका रहता है एक पोटेंशियल जो यहाँ पे जुड़ा रहता है इससे। ये होता है आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड। इधर होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, और इधर होता है आपका जिंक, और इधर होता है आपका कॉपर। कॉपर 2+ के यहाँ पे ढेर सारे आयंस होते हैं, और यहाँ पे भी Zn+ के ढेर सारे आयंस होते हैं। अब यहीं पे दोनों में SO42- यानी कि सल्फेट भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए।
तो इस तरीके का आपका कुछ डेनियल सेल का सर्किट जो रहता है वो होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है यहाँ पे आपकी, अगर ये पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट तक पहुंच जाए तो क्या होगा, क्या होगा सोचिए। तो डेनियल सेल जो होता है वहां पर जो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल रीच हो सकती है वो 1.1 वोल्ट ही होती है। अगर इस पोटेंशियल तक अगर हमारा डेनियल सेल का पोटेंशियल पहुंच गया इतने वोल्ट तक, तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो रुक जाएगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो रहेगी वो यहीं पे रुक जाएगी। केमिकल रिएक्शन आगे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, चलेगी ही नहीं आगे, केमिकल रिएक्शन यहीं पे आपकी खत्म हो जाएगी। और केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो आगे फिर ये कुछ और कर ही नहीं पाएगा। यानी इतना कर सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है डेनियल सेल, जिस तक वो अप्लाई करके पहुंच सकता है, रीच कर सकता है, वो मैक्सिमम 1.1 वोल्ट ही होता है। वहां पे जाके केमिकल रिएक्शन रुक जाती है जहां हमें केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कराना हो। और अगर इस थोड़ी सी भी कम रहती है तो आपका वहां पर केमिकल रिएक्शन चलेगा। ये 1.1 वोल्ट इसका मैक्सिमम होता है। तो यहीं पे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इन अ डेनियल सेल रीचेस टू 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी और कुछ नहीं होगा। सिंपल बच्चे ये काम होगा। तो ऑप्शंस में देख लिया, आई थिंक ए में दिख रहा है, ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब ए सही हो जाएगा तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत क्या, एक ऑप्शन में सही मिल गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज, अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर जो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो मॉडर्न केमिस्ट्री ने यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वो होता है, मैं आपको यहाँ पर डेनियल सेल का एग्जांपल लेके बताता हूँ। डेनियल सेल जो है वो सबसे बेसिक और सबसे आसान सेल होता है। तो डेनियल सेल में क्या होता है, यहाँ पर आपका ZnS होता है प्लस कॉपर 2 प्लस एक्यूएस होता है। ओके, और ये रिएक्शन आगे कैरी होके Zn2 प्लस एक्यूएस बन जाती है और जो कॉपर रहता है वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर आपका सॉलिड बन जाता है। ठीक, ये आपकी डेनियल सेल की रिएक्शन होती है। ओके, तो अब यहाँ पे जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो याद देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड वाला, नहीं Zn सॉलिड। फिर हम लेंगे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इस वर्टिकल लाइन पे फिर लिखेंगे जो जिंक जो है, यानी कि ये जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है जिंक, ये रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल लेफ्ट साइड लिखा जाता है, ऑक्सीडाइज होने वाला लेफ्ट साइड रहेगा। तो जिंक जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे Zn2 प्लस और ये एक्यूएस में जा रहा है, ये हो गया। तो अब जिंक का तो हो गया, अब यहाँ पे हम खींचेंगे डबल वर्टिकल लाइन और इस साइड हम बचा हुआ बाकी चीज लिख देंगे। अब सोचिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग एक्यूएस लिखेंगे। तो ये यहाँ पे कॉपर 2 प्लस है, तो अब ये यहाँ पर ऐसे आएगा कॉपर 2 प्लस एक्यूएस, फिर एक वर्टिकल लाइन और यहाँ पे लिख देंगे कॉपर सॉलिड। तो इस तरीके से आपका कुछ सेल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इधर आप ऑक्सीडेशन का लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी कि आधा सेल का ऑक्सीडेशन होता है, तो इधर वाले लेफ्ट साइड को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं और जो राइट साइड में होता है इसे हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। ये आपका रिडक्शन हाफ सेल होता है, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल होता है। ओके, तो इस तरीके से आपका कुछ यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन ही करना है। और यहाँ पे पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको यहाँ पे रब करके देख लेते हैं एक बार, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। तो आइए इसको पहले मिटा लेते हैं। तो ये डेनियल सेल का आई थिंक आपने देख लिया है, डेनियल सेल का रिएक्शन देख लीजिएगा। डेनियल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे सवाल आते हैं ज़रूर, CUET में तो आते ही हैं डेफिनेटली। बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो अब मैं पहले लेता हूँ। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है Zn प्लस 2Ag प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस, ये आपका एक्यूएस में है, यहाँ आई थिंक सॉलिड होगा, ये लिख लीजिए सॉलिड, और ये हो जाएगा आपका एक्यूएस में। तो ये किस में हुआ है, ये 2Ag, ऐसे आपका ये आपकी एक रिएक्शन जो दी हुई है ये लिखी हुई है। ओके, हमें बस इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन वाला, राइट साइड पे लिखेंगे रिडक्शन वाला। तो अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक से Zn2 प्लस का ही हो रहा है।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे, पहले हम लोग जिंक लिखेंगे Zn सॉलिड, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर लिखेंगे जो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 प्लस एक्यूअस। अब हम लोग लिखेंगे डबल वर्टिकल लाइन। अब हमें लिखना है रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, 2Ag प्लस से ये 2Ag में टूट रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ रहा है। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2Ag प्लस एक्वस, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, और ये हो जाएगा आपका 2Ag यानी कि सॉलिड। और एक चीज़ और, ये जब आप ये इस रिएक्शन को लिखेंगे तो सेल रिप्रेजेंटेशन करते टाइम हम लोग ये जो 2 या इसके साथ 3 जो भी रहता है, जो मीन्स इसके न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, इसको हम लिखना अवॉइड ही करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ से हम लोग एक बार 2 को रब कर देते, तो सेल रिप्रेजेंटेशन जो आपका रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम इस 2 को हटाना है, तो यहाँ से हम लोग इस 2 को हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पेन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से 2 हटने के बाद ये जो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, ये कुछ ऐसा बन के यहाँ पे आया है। तो इस तरीके से कुछ सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं जब हम लोग किसी भी सेल के बारे में लिखें। आप बड़े बड़े सेल्स के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन वाला हमेशा आपके लेफ्ट साइड पे लिखेगा, और जो आपका रिडक्शन वाला होगा वो हमेशा राइट साइड पे रहेगा। यानी रिडक्शन ऑलवेज राइट, R2R, एंड OL यानी कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज लेफ्ट। तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट पे रहेगा, और जो आपका रिडक्शन है, रिडक्शन ये आपका राइट पे रहेगा। तो इस तरीके से आपका कुछ ये लिखा जाता है। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आपको कहाँ से दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन वाला दे दिया, तो ये तो नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पे लिखने से पहले हम लोग पहले उन सेल्स के बारे में लिखते हैं जो अपने नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में है। ये नहीं कि पहले ऑक्सीडाइज या रिड्यूस वाले को पहले नहीं लिखना है। सबसे पहले हम लोग वो जिस सॉलिड फॉर्म में है हम पहले उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद वो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको फिर इधर लिखेंगे, और फिर ऐसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये सॉलिड है, अब ये जो है ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हम लोग पहले सॉलिड को लिखे हैं और उसके बाद ऑक्सीडेशन वाला लिखे हैं। समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। देखिए पहले हम लोग सॉलिड को लिखेंगे, फिर इसका ऑक्सीडेशन पार्ट लिखेंगे, और वही काम हम लोग राइट साइड पे भी करेंगे। राइट साइड में भी पहले हम लोग लिखेंगे जिस फॉर्म में ये रिएक्टेंट की साइड है, और फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट को लिखेंगे, पहले रिएक्टेंट में प्रोडक्ट। ओके, तो अब आगे देखते हैं। अब पहले वाले में देखेंगे, अगर पहले वाले में क्या दिया हुआ है, Zn सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस। ओके, और आई थिंक ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सी और डी आपका यहाँ पे गलत हो गया। सी और डी जो है वो आपका यहाँ पे सही नहीं है, सी डी सही नहीं है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन, विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। अब बात आ गई है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम लोग बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे या 298 केल्विन पे, तब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे एक बार मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, यहाँ लिख लीजिए। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन और एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हाँ, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब आप एक चीज़ और भी समझ जाइए, ये स्टैंडर्ड है मींस दोनों साइड, चाहे आप ऑक्सीडेशन की तरफ बात करें चाहे आप रिडक्शन की तरफ बात करें, दोनों में जो रहेगी यूनिटी रहेगी, यानी दोनों बराबर के रहेंगे। यानी कि अगर आधा 50% अगर आपका यहाँ पे रिडक्शन चल रहा है तो आपका 50% यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। रिडक्शन अगर ये 50% है तो ऑक्सीडेशन भी आपका 50% होना चाहिए। ये नहीं कि 51% एक हो गया और दूसरा
49% हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल आपका सही है। ऐसा कभी नहीं होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमेशा जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन की वैल्यू रहेगी वो वैरी नहीं करेगी, वो सेम ही रहेगी, डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, स्टैंडर्ड में उतना वैरी नहीं करना चाहिए, इक्वल ही रहेगा। तो यहीं पे हमारा पूछा है कि कॉपर का हमें बताना है, तो कॉपर मतलब कि हर तरफ इक्वल ही रहना। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन जो रहती है वो हम लोग यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेके करते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी लेते हैं और कॉपर का भी हम लोग यूज करते हैं, यानी इन तीनों की मदद से हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये तो बहुत आसान तरीका है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं। देखिए हम लोग पहले लिखेंगे प्लैटिनम यानी कि सॉलिड वाला, जैसा मैंने आपको बताया सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का भी यूज लेते हैं, तो हाइड्रोजन गैस तो आपकी होगी ही होगी, और फिर उसके बाद आपका H+ जो है वो भी इस साइड का रहता है, ओके, वो भी आपका एक्वस फॉर्म में ही मौजूद रहता है। अब फिर ये इधर जाएगा, तो इधर डबल वर्टिकल लाइंस के बाद तो आपका लिखा है ये यहाँ पर कॉपर 2+ एंड कॉपर, ये भी ठीक है, ओके, ये आपका रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या करती है कि यहाँ पर चाहे आपका जो प्रेशर रहता है, प्रेशर और चाहे आपकी ये जो मोलैरिटी है, ये जो है ये दोनों साइड सेम होनी चाहिए, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रेशर 1 बार का है तो आपका 1 मोलर का यहाँ पर H+ मौजूद होना चाहिए। अगर एक बार का प्रेशर है तो आपका 1 मोलर भी यहाँ पर होना चाहिए, यानी प्रेशर और मोलैरिटी जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रेशर 1 बार का दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मोलैरिटी भी 1 मोलर की दी हुई है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब डबल वर्टिकल लाइंस का यहाँ पे देखिए लिख दिया है 2 मोलर, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत है, ये तो गलत ही था, बी भी गलत हो गया, क्योंकि प्रेशर मोलैरिटी ऑक्सीडेशन के लिए तो इक्वल थी लेकिन रिडक्शन के लिए गलत हो गई, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। सी देखते हैं, 1 बार का प्रेशर ओके, 1 मोलर ओके, एंड 1 मोलर ऑन रिडक्शन ऑल्सो, यानी कि सी जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर भी 1 बार है, यहाँ भी मोलैरिटी 1 है और यहाँ भी मोलैरिटी 1 है, सब कुछ इक्वल है, यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये एकदम स्टैंडर्ड, एकदम बहुत ही स्ट्रेट अवे है कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जब हम मेजर करते हैं, ओके। तो सी जो रहेगा वो आपका यहाँ पे थोड़ा सी हो जाएगा। और डिटेल में अगर आपको इसको जानना हो तो आप इसको और डिटेल में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ओके, एनसीईआरटी फॉलो करिए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। अब आता है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा टर्म। तो देखिए पूछा है हमें निकालना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है वो आपका और कुछ नहीं होता है, लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पहले बात किससे डिनोट होता है ये बताइए, किससे होता है? E0 सेल से, ये होता है आपका E0 सेल से डिनोट होता है। हमें यहीं पे बस ये कैलकुलेट करना है। अब E0 हम किसी भी सेल का कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, बस ये होता है। और इसको और तरीके से भी देख सकते हैं, इस E0 कैथोड को हम लोग चाहें तो E0 R भी कह सकते हैं, क्योंकि कैथोड हमेशा राइट साइड पर रहता है जिधर रिडक्शन होता है, तो इसको हम लोग ER भी लिख सकते हैं, और माइनस E0 का L भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनोड लेफ्ट पे होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो हम लोग और भी इसको लिख सकते हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ पे E0 रिडक्शन भी लिख सकते हैं, माइनस करके E0 ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं, तो समझ लीजिए रिडक्शन और ऑक्सी का मतलब। तो ये 3 तरीके से हम लोग चाहें तो E0 सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 तरीके हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, ओके। अब यहीं पे दिया हुआ है, अब यहाँ बस हमें पता करना है कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, या और देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो ये पूरी सेल रिप्रेजेंटेशन ही दे दी है, और सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया तब तो पहचानना और आसान होता है कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर हो रहा है सबसे पहले ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जो है ये तो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके, ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये जो है आपका रिड्यूस हो रहा है, ओके। तो अब क्या होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अब बस हमें E0 यहाँ पे निकालना है, और वैल्यू आई थिंक दी हुई है, तो देखिए ये जो है ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज बाद में लिखेंगे लेफ्ट बाद में,
और राइट पहले, यानी कि रिडक्शन वाला पहले, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो अब ये कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ये हो जाएगा -0.40 माइनस, और ये यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है तो अंदर में 0.74, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो -0.40 और ये हो जाएगा +0.74, तो आंसर जो आएगा वो आपका हो जाएगा +0.34 वोल्ट। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे और इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, +0.34 वोल्ट आएगा। ओके, समझ गए? नहीं समझे तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर समझिएगा। हम यहाँ पर कभी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, हमें और भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं। ओके, बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। तो 0.34 जहाँ आपको दिख जाए वही सही होगा, आई थिंक सी है, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने एक बार फिर से यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है और यहाँ पे ई नॉट भी आपको दे दिया है, यानी कि ई नॉट सेल दिया हुआ है और आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है। सेल रिप्रेजेंटेशन दोनों दे दी हुई है। हमें बताना है कि इनके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयंस इज डबल्ड देन ई नॉट सेल विल बी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर हमने ये जो कॉपर 2+ आयंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि इसको दुगना कर दिया, तो यहाँ पर ई नॉट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ई नॉट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब एक बात बताइए, क्या ई नॉट सेल जो है वो कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है कि नहीं, ये बताइए। सेल रिप्रेजेंटेशन करते टाइम हम लोग कभी न्यूमेरिक वैल्यूज को हमेशा अवॉइड करते हैं, हम उसको कभी नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्टली सेल्स का नाम लिखते हैं या आयंस का नाम लिखते हैं जो वहाँ पे होते हैं। तो क्या कंसंट्रेशन मतलब होता है कि कितने आयंस हैं, मतलब उनकी कंसंट्रेशन किसकी कितनी ज़्यादा है या किसकी कितनी है, या कभी भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखते हैं, और सेल रिप्रेजेंटेशन करते टाइम हम उसकी ई नॉट को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि ई, तो इससे हमें क्या पता चलता है, मतलब क्या याद रखने के लिए कि ई नॉट सेल जो होता है वो कभी भी आपका डिपेंड नहीं करता है किस पे, नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। मतलब कि हमारा जो ई नॉट सेल का होता है वो कभी भी आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, ये जो 2 टाइम्स लिखा हुआ है इसको 4 बार कर दो, 8 बार कर दो, 16 बार कर दो, जितनी बार करना है कर दो, इसके ई नॉट सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट। कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ई नॉट सेल पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो ई नॉट पे क्या होगा, ई नॉट पे की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, 0.46 दी हुई वो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली है। तो डी जो रहेगा वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रिमेन्स द सेम, वो सेम रहेगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Standard electrode potential of 3 metals X, Y and Z are -1.2 volt, +0.5 volt and -3 volt respectively. ओके, यानी कि यहाँ पे एक बार आपके लिए सहूलियत के लिए दिया था, X की वैल्यू दी हुई है -1.2 वोल्ट की, Y क्या दिया हुआ है आपका 0.5 वोल्ट का, और Z जो है वो दिया हुआ है -3.0 वोल्ट का। ओके, रिस्पेक्टिवली द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स। तो ये जो दिया हुआ है ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट दिया हुआ है, हमें बताना है रिड्यूसिंग पावर किसके ऑर्डर में लगाना है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको मानते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कुछ नहीं बल्कि आपका उन सेल्स का रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। क्या होता है वो, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि उस सेल का या उस आयन का या उस मेटल का किसी भी चीज का जितना भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल है वही उसका ऑटोमेटिकली टोटल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मॉडर्न केमिस्ट्री ने इस बात को माना है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी सेल या मेटल का वही उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यानी कि उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा
उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम होगा। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल को जितना बढ़ाओगे रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम होगा, और रिड्यूसिंग पावर अगर कम होगा तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो रहेगी वो काफ़ी हाई रहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है, एक मिनट थोड़ा सा इसको रब कर लें। ये जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रिड्यूसिंग पावर के साथ रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार इसको हम लोग पूरा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आने लगे। इस वैल्यूज़ को अभी हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि वैल्यूज़ हमें यहाँ पे अभी नीड पड़ेगी। इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं ताकि आपका काम बन जाए। ओके, तो आपका यहाँ पे हाँ, तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, एंड यहीं से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर को, ऑक्सीडाइजिंग पावर। यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उतना ही ज़्यादा, और उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम। यानी जितना रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ाओगे उसकी ऑक्सीडाइज करने की जो पावर रहेगी या क्षमता रहेगी वो बढ़ेगी, और जो उसकी रिड्यूस करने की जो पावर रहेगी वो कम होती जाएगी। और यही इसका उल्टे में भी कर सकते हैं जब हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। यानी जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, यहाँ लिख लीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है, इसको ध्यान से नोट कीजिए क्योंकि इससे सवाल आते हैं और मैक्सिमम बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी टॉपिक से कंफ्यूज होकर नीचे गिर जाते हैं। ये जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जितना बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिड्यूसिंग पावर के, रिड्यूसिंग पावर। यानी रिड्यूसिंग पावर जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही कम। ये लिख लीजिए, ये और एक ये दोनों जो हैं ये आपके बहुत काम के चीज़ हैं, और इनसे सवाल हमेशा आते हैं और बच्चे इसमें इतने कंफ्यूज होते हैं कि इसी चक्कर में वो क्वेश्चंस को सिली एरर के रूप में गलती करके आ जाते हैं। तो इसको याद कर लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो उतनी ही कम। ओके, आप इस पेज का एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इस चीज़ को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब इसको हम लोग एक बार रब कर दें ताकि हम क्वेश्चन में अपने आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे पहले इरेज कर लेते हैं इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, पढ़ाई करते टाइम इंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो किसी ना किसी तरीके से इंजॉयमेंट का भी रास्ता खोजा करिए, तभी आपको पढ़ाई में मज़ा लगेगा और उतना ही अच्छा लगेगा। ओके, तब देखिए यहाँ पे पूछा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दिया हुआ है इसका XYZ का, और हमें इसका रिड्यूसिंग पावर लगाना है, यानी कि ठीक जो रहेगा, यानी जिसका जो ज़्यादा रहेगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम होगा, जिसका ज़्यादा रहेगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम रहेगा। तो अब बस हमें यही इसी को लगाना है। तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो शायद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, तो जिसका स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो आई थिंक ये Z का आपको सबसे वो दिख रहा है, तो Z जो रहेगा वो आपका सबसे आगे आएगा, फिर इसके बाद X आएगा, और इसके बाद फिर आपका Y आएगा।
तो ये ऑर्डर आपका यहाँ पर होगा। तो अब यही देख लीजिए, आई थिंक सी में दिख रहा है, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे कम है, तो इसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ओके, अब बाकी आप अपने से समझ ही सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक बार आई थिंक फिर से वही चीज़ पूछा हुआ था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आपका इन सब क्वेश्चंस इन सभी सेल्स वगैरह का दिया हुआ है। हमें फिर से एक बार इसका रिड्यूसिंग पावर में ही लगाना है, डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, यानी जो ऑर्डर पिछला था वही ऑर्डर ये भी है, तो कोई सिमिलैरिटी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही वही है। तो आइए पहले इसको लिख लेते हैं। तो AL3+/AL का आपको दिया हुआ है -1.66 वोल्ट, और AG+/AG का आपको दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। फिर आपका दिया हुआ है K+ का, ये 2.93 वोल्ट, और लास्ट में आपका CR3+/CR का आपको दिया हुआ है -0.74 वोल्ट। तो इन चारों का आपको यहाँ पर डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में लगाना है। और इस क्वेश्चन को एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और लगातार बार बार हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आता है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है। मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्योंकि एनटीए जानता है कि इन सभी चीज़ों में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखिए, उसकी रिड्यूसिंग पावर पूछना या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए, उसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछना, ये बार बार आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। आपको रिलेशन इन सबके बीच में याद रहने चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पहले ही बात डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जिसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम दिख रहा है, ये नेगेटिव में दिया हुआ है, सॉरी ये पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका यहाँ पे सबसे कम है, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो आई थिंक के का जो है वो यहाँ पे सबसे कम दिख रहा है, तो के सबसे आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद AL आ जाएगा आपका, फिर आपका CR आ जाएगा, फिर आपका AG आ जाएगा। ये ऑर्डर आपका यहाँ पे होगा, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। और यही अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, AG हो जाएगा आपका, CR AL और फिर ये के। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए है, डिक्रीजिंग के लिए है, और ये जो दूसरा वाला है ये आपका इंक्रीजिंग के लिए है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमें डिक्रीजिंग वाला पूछा है, तो ये आपका ऐसा कहीं जो दिख रहा है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं KL CR AG, अब बी में आपका दिख रहा है तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हलवा भी आपके लिए है, अगर आप इसको एक झटके में समझ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय dipping platinum wire in a solution of HCl at pH equals to 10 and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atm pressure. Okay, the oxidation potential of electrode will be, यानी कि हमें यहाँ पर निकालना है E0 निकालना है, और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे दिया हुआ है। और जब भी हाइड्रोजन गैस की बात होती है तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही बात यहाँ पे मैक्सिममली आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन की मदद से। नर्न्स्ट इक्वेशन, हम इसको नर्न्स्ट इक्वेशन की मदद से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नर्न्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम इसका नॉर्मल तरीका बताएंगे जो हो पाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो मैंने कई बार यूज़ किया हुआ है और वो मैक्सिममली तो काम आ ही जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये स्क्वायर में रहता है यहाँ पे। इस तरीके से आप कुछ नर्न्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। आप सोच रहे हो कि 0.0591 तो होता है, साथ में इसका एक और आता है, मैंने उसी को जस्ट शॉर्ट कर दिया है। तो दूसरा होता है जो आपका होता है वो आपका होता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई यहाँ पे n टाइम्स ऑफ F log प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट। ये जो आपका यहाँ पे R होता है ये गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर पर्टिकुलर दिया रहता है, फिर यहाँ पे जो फैराडे की वैल्यू होती है वो
96,500 अप्रॉक्सीमेट मैं इसको लेके चल रहा हूँ। और n जो रहता है ये आपका कुछ भी आता है, 2, 3, 1 कुछ भी आ जाता है। तो इन सब को जब हम लोग मल्टीप्लाई या कैलकुलेट करते हैं, n की वैल्यू को 1 मान के जब हम लोग चलते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है आगे सॉल्व करने पे। तो इसी का ये जो है ये जस्ट इसी के आगे आता है। ओके, तो मेजरली और मैक्सिममली अगर हम लोग इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करें तो ये जो आपको पहला वाला है ये ज़्यादा आसान आपका है, ये आपका आसान वाला है। ओके, और इसमें फिर आपको r से मल्टीप्लाई करो, t से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो घूम फिर के यही आपका ये ऊपर वाला ही आ जाता है, तो उसका कोई ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं होता है। ओके, तो अब यहाँ पे पहले हम n की वैल्यू, अब यहाँ पे इसी को हम यूज़ करेंगे, हमें निकालना है यहाँ पर E0 ई सेल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड पे है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसकी वैल्यू जो रहेगी ये 0 हो जाएगी हाइड्रोजन के, तो हमें बस यहाँ से इसको यूज़ करके निकालना होगा E0 सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n, और इसको फिर हम लोग लॉग प्रोडक्ट का स्क्वायर लगाएंगे अपॉन रिएक्टेंट करेंगे। हमें सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फिर हमें पता करना होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको रब कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में यहाँ पे मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना आए। ओके, तो इसको रब कर लेते हैं। इक्वेशन आई थिंक आपने लिखी ली होगी, आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन का यूज़ हमें कैसे करना है, तो सब मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब मैं हूँ आपके साथ। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको देखते हैं और फिर ये जो आएगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट गाइज, यहाँ पर ओके, और आपने ऐसा किया तो ओके, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पे निकालना है ई सेल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या था। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट जो है वो आपका हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बात करती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, दोनों में हमारा जो रिएक्टेंट रहेगा वो H2 यहाँ पर रहता है, यानी कि हाइड्रोजन। और ये जो रहता है ये आगे जब इसको रिएक्ट कराते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये कैसे टूटता है, ये टूटता है H+ आयंस में, 2H+ आयंस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज कर देता है, 2 नेगेटिव चार्ज ये लूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करता है n बराबर हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है तो n की वैल्यू हमें यहाँ से सीधा 2 मिल जाती है। तो इसी 2 को अब हमें यहाँ पर यूज आगे करना है। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पर pH जब भी दिया रहता है, pH अगर 10 दिया है, ओके, अगर pH आपका यहाँ पर 10 दिया है तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट गाइज, अरे यहाँ पे समझ कर ये सर, ये सर है ओके, हाँ, तो देखिए आई मीन सॉरी H2 ये आपका नहीं होगा, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, H2 मैंने यहाँ पे वो थोड़ा सा लिख दिया, हाँ, तो एक बार इसको हम वापस से चेक करते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग H+ के यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। अब इसके लिए pH 10 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻10। अब ये कैसे होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हम लोग जब भी pH की वैल्यू लिखते हैं तो ये 10 के पावर में लिखते हैं, यानी कि 10 इनवर्स pH होता है, क्या कर सकते हैं 10/pH भी होता है, ये इसका दूसरा वे। ओके, तो इस तरीके से ऐसा कुछ होता है। ओके, तो 10 × 10⁻⁻10 हमारा दिया हुआ है, तो अब बस हमें इसी को पुट करना है, हमें यहाँ पर ई सेल निकालना है, और E0 की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड रहता है, तो उस केस में E0 के लिए 0 हो जाएगी। तो बस E0 सेल हमारे से गायब हो जाएगा, 0.0591 अपॉन n की वैल्यू जो कि 2 आ गई है। अब लॉग हम लेंगे, नीचे प्रोडक्ट हमारा क्या है H2 है, ओके, और ऊपर हमारा H+ का स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमारा रिएक्टेंट है, तो में टूटा है। और इसी को जब हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे, इस pH की वैल्यू को जब हम इस H+ के रूप में रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो सीधा आपकी 0.0591 अपॉन ये आपकी 2 हो जाएगी। और इसी को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी ये लगभग आपको log इंटू पहले 10⁻⁻10 हम इसको पहले लिख लेंगे, ये आपका आएगा, और इसको फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी ये हमारा यहाँ पे pH बन के आ जाएगा। और लास्ट में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बाकी सॉल्विंग का देख लीजिए, सॉल्विंग थोड़ा सा असल में
करने की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो मैं आपको डायरेक्टली फाइनल आंसर बता देता हूँ। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो लगभग आपका यहाँ पर अगर हम बुक में देखें यहाँ पे, तो बुक में आपका दिया हुआ है ये आपका लगभग जो है ये 0.59 वोल्ट के आसपास आपका कुछ आएगा। ओके, इसके आसपास आपका आंसर जो रहेगा वो कुछ आएगा, यानी ई सेल जो है वो आपका 0.5912 ऐसे ही आसपास लगभग कुछ आएगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये लगभग आपका कुछ आंसर होगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए, समझने के लिए। और एक तरीका जो मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ, तो उस तरीके से भी हम पता कर ही लेंगे कि ये सही हो रहा है कि नहीं। इरेजर, तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ये आई थिंक तरीका ये तो होता है, ये तो नॉर्मली यूज़ होता है, बेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है, इसी के थ्रू हम निकालते हैं। एक और तरीका जो मेरे पास है उससे अगर आप सॉल्व करने जाएँ तो बहुत बढ़िया तरीका है। ये तरीका शायद आपको मैक्सिममली तो काम नहीं आ सकता, लेकिन कभी कभी काम आ सकता है छोटे मोटे सेल्स के लिए भी, और कुछ बुक्स में भी शायद ये तरीका कहीं दिया होगा आई थिंक। ओके, तो इसको हम पहले देखते हैं, पहले लेते हैं। हाँ, तो जो एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका होता है भाई कि ई सेल जो रहता है इसको डायरेक्टली ना जो 0.0591 आता है, यहाँ नीचे जो n लिखते हैं उन सबको छोड़ के इसको सीधा पीएच से ही मल्टीप्लाई कर दो। उस फॉर्मूले से भी लास्ट में आपको यही चीज़ वहाँ पे मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो वहाँ पे भी घूम फिर के आपको लगभग सेम ही इक्वेशन लास्ट में यही मिल जाएगी। तो सीधा बस इसको पीएच से ही मल्टीप्लाई कर दे रही है। तो ये क्या होगा, ये 0.0591 दिया हुआ है, पीएच आपको यहाँ पे 10 दिया हुआ है, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सीधा 0.591 नहीं मिल रहा है इस सेल की वैल्यू। अब बताइए वो तरीका है बढ़िया है कि ये तरीका बढ़िया है? वो तरीका जो रहेगा वो लंबे सोल्यूशन के बाद लास्ट में आपको यही इसी रिजल्ट तक आपको पहुंचा देगा, और डायरेक्टली अगर आप इसी से सॉल्व कर दें तो आपको आंसर तो और आसानी से मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं सोचिए, अरे भाई मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और यहीं पे फिर पीएच की वैल्यू चाहे आप 10 रख दीजिए, 20 रख दीजिए, 30 रख दीजिए, जितना रखना है रख सकते हैं आप, आपको वैल्यू जो रहेगी वो डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करिए, ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 इंटू पीएच। वहाँ बड़े फॉर्मूले से आपको यही मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्टली यही शुरू करेंगे तो आपको सेम आंसर लगभग मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में ये वर्क कर जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये वर्क नहीं करता है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि अगर ज़्यादा आपको टिपिकल ना लगे तब आप उसी प्रोसेस को फॉलो करिए, नहीं तो अगर आपको मीन्स लगता है कि इस क्वेश्चन में इतने से काम बन जाए तो आप इससे भी यूज़ करके चल सकते हैं आगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, डबल स्टार मार्क मैंने किया ही है तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, फला इतना लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके सामने एक बड़ी सी रिएक्शन यहाँ पे दे दी हुई है, यहाँ पे हमें केसी की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो ये लिख लीजिए, केसी की वैल्यू आपको दी हुई है 10 इंटू 10⁻⁻15। ओके, हमें निकालना है ई नॉट सेल, निकालना है ई नॉट सेल, हमें कैलकुलेट करना है इतनी वैल्यू देखें। तो अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये भी आपका नॉन स्टिक इक्वेशन पे ही बेस्ड आपका बनेगा। तो ये इसके लिए बस यहाँ क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, जब आप प्रोडक्ट स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं बस आपको इसको लॉग केसी लिखना है। ये आपका होता है जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपका यह फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, उसी से आप फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ होता है, ये जो ई सेल की वैल्यू होती है ये जीरो हो जाती है। इक्विलिब्रियम पे आपका ई सेल का जो वैल्यू होता है यानी स्टैंडर्ड इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रहता है वो जीरो हो जाता है, उसका ये जो है ये जीरो हो जाता है। और आई थिंक ये ई नॉट सेल हमें निकालना है, तो देखिए ये जीरो हो गया, तो जो आपका ई नॉट सेल रहेगा वो इधर चला जाएगा, फिर ये कितना बनेगा 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो अब के सी हमें दिया हुआ है, एन हमें पता करना है। अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, एन की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 ही दिख रही है, एन जो है आपका 2 ही हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। अब इस इक्वेशन को आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के देखिए, फिर इसको थोड़ा सा मेथड से इसको ट्राई कीजिए, और फिर आपको यहाँ पे एन की वैल्यू 2 मिल जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से कर लोगे। ओके, तो 2 वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, फिर हमें बस इसी को सॉल्व करना है। तो 0.0591 अपॉन 2
और के सी की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है log 10 इंटू 10⁻⁻15। अब ये कैलकुलेशन जो रहेगी, इस कैलकुलेशन को आपको देख लीजिएगा, कैलकुलेशन करने पे जो आपको आंसर मिलेगा वो लगभग आपको D 0.473 के आसपास आपको कुछ मिल जाएगा। ये आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए होगा, और वोल्ट में होगा, मिली वोल्ट या मेगा वोल्ट किसी में नहीं, ये आपका वोल्ट में ही आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके आगे देख लीजिएगा। चलते हैं अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपके सामने फिर से वही एक रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। मेरे सॉल्व करने से पहले जब तक मैं आपको बता रहा हूँ तब तक आप n की वैल्यू निकाल के देख लीजिए। फिर आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर कॉपर का 0.6 दिया हुआ है और इसका 0.41 दिया हुआ है। ओके, फिर हमें यहाँ पे के सी वैल्यू, यानी हमें यहाँ पे अब के सी निकालना है। यहाँ पे हमें अब के सी निकालना है। n की वैल्यू आई थिंक आपने आप कैलकुलेट कर ली होगी वीडियो को पॉज करके या वीडियो से पहले ही। ओके, तो n की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको फिर से एक बार 2 ही मिलेगी। n की वैल्यू यहाँ पे 2 ही आएगी। ओके, हमें यहाँ पे निकालना है के सी। तो देखिए सबसे पहले हम डायरेक्टली उस इक्वेशन लिखते हैं। ई सेल 0 होने की वजह से यहाँ पे 0.0591 अपॉन n log के सी होता है। ओके, तो अब ये जब यहाँ से आप इसको पूरा log के सी को इधर लेके जाएंगे तो log के सी जो रहेगा वो इधर आएगा और ये n ई नॉट सेल हो जाएगा अपॉन 0.0591 आपका ये आ जाएगा। अब n की वैल्यू 2 दे दी है, ई नॉट सेल हमें बस पता करना है। तो यहाँ पे ई नॉट कैसे निकालते हैं हम लोग, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पे पता कर लीजिए कि कैसे क्या होगा। एक चीज़ और याद रख लीजिए, देखिए कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होता है क्वेश्चंस को, मींस ई नॉट सेल कभी कभी निकालने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं, होता है ऐसा, मानता हूँ ये बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, मैंने भी गलतियाँ की थी अपने टाइम में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, कैथोड पे जो भी वैल्यू आपकी रहेगी वो हमेशा बड़ी वाली रहेगी। यानी जब भी बड़ी वैल्यू दी रहेगी, यानी कि बड़ी वैल्यू याद रखिएगा वो हमेशा आपकी कैथोड पर ही रहेगी, और जो छोटी वैल्यू रहेगी यानी कि छोटी वैल्यू वो हमेशा आपकी कहाँ रहेगी, एनोड पे रहेगी, वो हमेशा आपकी एनोड पे रहेगी। यानी बड़ी वाली वैल्यू आपकी कैथोड जाएगी, छोटी वाली वैल्यू आपकी एनोड पे जाएगी। तो ये डायरेक्टली कभी कभी तरीका ये भी काम आ जाता है, कभी कभी याद आ जाता है। थोड़े बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखने पड़ते हैं जो मैंने किए थे आगे चलते हुए। तो देखिए, तो बड़ी वैल्यू आप पहले रख दीजिए, यानी 0.6 आई थिंक दिया होगा कैथोड के, तो बड़ी वाली वैल्यू कैथोड की होगी, तो ये आपका कैथोड है और ये आपका यहाँ पे एनोड है। कभी कभी इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टली देख के भी। तो अब इसी में से 0 पॉइंट कितना दिया है 41 को घटा माइनस कर दीजिए, आपका 0.19 वोल्ट आ जाएगा। यही आपकी ई नॉट की वैल्यू आपको ऐसे मिल जाएगी। अब यही क्वेश्चन में इसको पुट करिए, log के सी इक्वल्स टू एन की वैल्यू 2 है इंटू 0.19 अपॉन 0.0591, अब फिर ये 0.0591 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 0.38 अपॉन 0.0591 और log के सी दिया हुआ है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको log के सी इक्वल्स टू इसको 6 से वो करेंगे तो ये आपका लगभग 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, अप्रॉक्स में लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा। 6 पॉइंट, एक मिनट रुकिए मैं देख ही लेता हूँ करके। ये आपका 6 है तो ये आ जाएगा तो 22, हाँ तो ये आपका लगभग 6.3 करके कुछ आएगा। तो फिर यहाँ से जब हमें के सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 6.3, और इसको जब हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे और ये आपका जो रहेगा ये कुछ पावर में भी जाएगा, नीचे से आपका यहाँ से जो 10 टू पावर कुछ रहेगा वो आपका ऊपर जाके यहाँ पे होगा। और फिर ये जो वैल्यू रहेगी ये आपको लगभग कितनी मिलेगी, ये लगभग आपको 2.76 कुछ देगी, और पावर में आई थिंक 10 टू पावर, यहाँ से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये आपकी लगभग 10 टू पावर -6 के आसपास कुछ आपकी ये आएगी, ये कुछ लगभग इसके आसपास आएगी। एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ और आंसर डायरेक्टली आपको लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे देखने में। एक बार रब कर लेते हैं इसको, तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से हम करेंगे।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है थोड़ा सा, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें थोड़े से एरर्स वगैरह बच्चों से बहुत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही कुछ ऐसी होती हैं। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन आपके सारे दूर हो जाएंगे, बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। मैं बैठा किस लिए हूँ, आपकी इन्हीं कामों के लिए तो बैठा हूँ। तो देखते हैं, तो अब इसमें हम यूज़ करते हैं पेन का। तो देखिए, हमें निकालना था केसी, हमें कितना मिला था, ये आपका लगभग 0.38 अपॉन 0.0591 हमारा आया था। लॉग केसी ये दिया हुआ था। हमने जब इसको कैलकुलेट किया था तो केसी इक्वल्स टू लॉग 6 पॉइंट समथिंग 3 के आसपास कुछ आया था, इंटू 10⁻⁴ कुछ आपका यहाँ पे आएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू रहेगी वो लगभग 2.76 इंटू 10⁻⁻6 आपको लगभग कुछ मिलेगी। ये डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेटर सॉल्व करके देखा है, तो वैल्यू आई थिंक थोड़ी वेरी कर सकती है। एक बार आप इसका ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर जो रहेगा वो यही लगभग आना चाहिए, लगभग आना चाहिए। मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। तो इन ऑप्शंस को आप देख लीजिएगा, ये सी डी में से कोई भी आ सकता है। इतना मैं कह सकता हूँ कि ए तो आपका बिल्कुल नहीं रहेगा और बी भी आपका नहीं रहने वाला है। सी या डी में से कोई एक हो सकता है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है E naught cell equals to 1.1 volt for Daniell cell. Which are the following expressions are correct description of a state of equilibrium in this cell? यानी कि एक बार फिर से हमें इक्विलिब्रियम स्टेट का ही पूछा हुआ है। यह भी नॉन्स्ट इक्वेशन पे ही बेस्ड सवाल है, नॉन्स्ट इक्वेशन वाला ही सवाल ये आपको दिया हुआ है। तो नॉन्स्ट इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम वाले के लिए। तो ये कैसे लिखते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। अब क्योंकि ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग के सी। और यहाँ से एन की जो वैल्यू रहेगी डेनियल सेल के लिए, याद रखिएगा डेनियल सेल के लिए भी एन की वैल्यू 2 ही आती है। डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए भी आपकी वैल्यू लगभग एन की वैल्यू जो है वो 2 ही आती है। तो ये 2 हो जाएगा, तो ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा आपका 0.0591 अपॉन 2 लॉग के सी। अब क्योंकि ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1.1 के है, तो 1.1 इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग के सी। एक ये इक्वेशन बनेगा और एक इक्वेशन तो आपका ये बन गया। ओके, दूसरा इक्वेशन जो आपको बनेगा वो बनेगा आपका 2.2 इक्वल्स टू 0.0591 इंटू लॉग के सी हो जाएगा। एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन ये है। और तीसरा इक्वेशन जो बनेगा वो आपका बनेगा लॉग के सी इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा लगभग 2.2 अपॉन 0.0591। इस तरीके से ये 3 इक्वेशन आपके यहाँ पे बनेंगे, या तो ये होगा या तो ये या तो ये। तो इस क्वेश्चन के लिए डेनियल सेल के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन जो रहेंगे वो यही तीनों यहाँ पे आपके बनेंगे। अब इन तीनों में से जो भी आपका दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये और एक ये 3 इक्वेशन आपके यहाँ पे होंगे। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए आपको जो ऑप्शन तो दिख रहे वही होंगे। तो पहला दिया हुआ है 1.1 इक्वल्स टू के सी, ना भैया ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि या तो ये 2.2 हो जाए, क्योंकि ये लॉग के सी हो जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे लॉग 2.2 का हमें वैल्यू निकाल के लिखना होगा तब वो के सी के बराबर हो सकता है। तो ये तो आपका नहीं होने वाला है। अगला देखते हैं 2.303। ओके, आपका ये जो है ये वैल्यू आपकी इसी के बराबर है, ये इसी के बराबर है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात आपकी नहीं है। ये इसी के आस ये यही है और कुछ नहीं है। तो लॉग के सी इक्वल्स टू 1.1। हाँ, तो बी जो है वो आपको यहाँ पे सही दिख रहा है, बी आपको यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 3.4 भाई तो किसी केस में नहीं आने वाली है। 2.2 को 1.1 से करोगे तो ये जो वैल्यू रहेगी आपकी कितनी आएगी, 22 इंटू 11 करोगे कितना आएगा, 2.4 के आसपास कुछ आएगा। एक मिनट, 2.4 के आसपास आएगा। तो आई थिंक ये सॉरी ये आपका 2.2 नहीं रहेगा। एक मिनट, ये आपका 2.4 ही रहेगा। अरे यार लिखने का एक बार फिर से लिख ही देते हैं यार पूरा क्वेश्चन, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। टेंशन ही तो पूरी करनी है हमें। जितनी जगह हमें चाहिए इक्वेशंस लिखने के लिए मैं बस उतनी को ये भी रब करता हूँ, ताकि आपको दिक्कत यहाँ पे किसी भी चीज़ की ना हो। टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो, टेंशन लेना ही क्यों है जब मैं हूँ तो ये आपके यहाँ पे है। एक मिनट, तो आपका ये पेन, तो देखिए इक्वेशन आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, एक आपकी बनेगी 1.1
इक्वल्स टू ये आपका ई नॉट से लिख रहा था, तो ये हो जाएगी 0.0591 अपॉन यहाँ पर n दिया हुआ यानी कि 2 इंटू लॉग के सी। एक इक्वेशन आपकी ये बनी है। दूसरी इक्वेशन बनी है ये जो है आपका 2 इंटू ये 2 है, सॉरी हाँ, तो 2.2 आई थिंक ये सही दिया, बस मैंने शायद रॉन्ग थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0.0591 इंटू लॉग के सी। सॉरी गाइज, मैंने आई थिंक क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसमैच इसलिए देख लिया था, मेरे थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन मैंने सही लिखा हुआ था, उसकी टेंशन नहीं है। ये जो वैल्यू है ये कुछ इसके आसपास आ जाएगी। अब लॉग हटा के केसी की वैल्यू क्या आएगी आप खुद से कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा। तो सी जो है वो तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली सही नहीं होने वाला है, क्योंकि 3.4 किसी भी केस में यहाँ पे नहीं आएगा। अगर हम लोग लॉग लेके चल रहे हैं तो लॉग हटाने के बाद ये शायद लगभग आ सकता है, लेकिन लॉग लेके जब चलेंगे तब 3.4 तो आपका नहीं आएगा। और लॉग के सी इक्वल्स टू 1.1 तो आपका होगा नहीं, तो बी इज द यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। बी जो रहेगा वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ दिया हुआ है द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ, मतलब ये इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन बताइए किस सेल की दी हुई है, आप सोचिए। ये अभी हमने थोड़ा देर पहले ही किया, बात इसके बारे में हर जगह आने वाली है। तो ये क्या है, ये आपकी डेनियल सेल की इक्वेशन है। ये आपकी डेनियल सेल की इक्वेशन यहाँ पे है, और यहाँ पर एन की वैल्यू पहले लिख लीजिए, एन की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी, 2 ही यहाँ पे होगी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हमें निकालनी है, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि आपका डेल आर जी नॉट होता है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस एन एफ ई नॉट सेल से, या इसको लिखते हैं माइनस एन एफ ई सेल। ये जो है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है, स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल। और ये जो है ये नॉर्मल ई नॉट ई सेल के लिए है, ई नॉट नहीं ई सेल, ई सेल के लिए। ओके, तो इस तरीके से लिखते हैं। और आई थिंक एफ ई सेल तो लिखा ही हुआ है, तो हमें बस यहाँ पे एन की वैल्यू रखनी है, तो एन की वैल्यू रख दो। तो एन की वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा, डेल आर जी नॉट इक्वल्स टू माइनस का 2FE सेल। ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दिख रहा है कर लीजिए, सी यहाँ दिख रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आया है KCL सोल्यूशन इज जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट बिकॉज, यानी कि हम लोग यहाँ पर KCL का जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमें सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करना हो। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो KCL होता है इसकी जो कंडक्टिविटी आती है, ये जो कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करता है सेल्स की, ये जो सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी निकालता है ये बहुत ही एक्यूरेट निकालता है, यानी बहुत एक्यूरेसी के साथ लेता है, बहुत एक्यूरेसी के साथ वैल्यू को निकाल देता है, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है हम सेल कांस्टेंट को निकालने में या सेल्स के बीच में कुछ भी डिटर्मिनेशन करने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। यही फायदा होता है KCL सोल्यूशन का, ये उसकी कंडक्टिविटी बहुत आसानी से बहुत एक्यूरेटली निकाल देता है ताकि हमें किसी भी चीज़ में आगे प्रॉब्लम ना हो। यही बस इसका इकलौता रीज़न होता है जिसकी वजह से इसको हम जनरली यूज़ करते हैं। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज़ हाईली आयोनिक इन नेचर, ना भैया ये आयोनिक तो नहीं होता है। ये क्या होता है ये आप लोग सोचिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्या है, इट्स कंडक्टिविटी इज नोन एक्यूरेटली एट वेरियस कंसंट्रेशन एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स, बिल्कुल सही, बी आपका यहाँ बिल्कुल सही है। ये इसकी कंडक्टिविटी को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करके बता देता है, कहाँ पे, कंसंट्रेशन चाहे कोई भी हो, टेम्परेचर चाहे कोई भी हो, यानी किसी भी समय पे आप इसको यूज करोगे KCL सोल्यूशन को, या बहुत आसानी से निकाल देगा, चाहे टेम्परेचर बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, कंसंट्रेशन चाहे कैसी भी हो, ये बहुत आसानी से उसको डिटरमाइन करके बता देगा। भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग KCL सोल्यूशन, एक बार फिर से KCL का दिया हुआ है, एट 23 डिग्री सेल्सियस वाज फाउंड टू बी 55 ओम, यानी कि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 55 ओम दी हुई है। ये ओम का सिंबल कुछ ऐसा होता है। और इट्स सेल कांस्टेंट इज 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि हमें यहाँ पर सेल कांस्टेंट दिया हुआ है। सेल कांस्टेंट को हम लोग G से लिखते हैं, ये कितना दिया हुआ है, 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स। हमें क्या निकालना है, द कंडक्टिविटी ऑफ KCL सोल्यूशन, कंडक्टिविटी को हम K से डिनोट करते हैं, वो हमें यहाँ पे निकालना है। साइमन मीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है, साइमन मीटर इनवर्स, या हम कह सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इससे भी हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। तो बस हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी निकालनी है। तो कंडक्टिविटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर K को यानी कि कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी के थ्रू बस हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी निकालनी है, तो बस वैल्यूज को पुट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
जी कितना दिया है 0.616 और अपॉन रेजिस्टेंस 55 ओम दिया हुआ है। बस इसी को हम कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक आंसर जो रहेगा वो आपको लगभग 1.12 इंटू 10⁻⁻² लगभग कुछ मिलेगा। ये मैंने खुद से सॉल्व किया है, इस पर उतना वो नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे आ जाएगा तो 6 आएगा, 66 है तो 1.1 ही आने वाला है, 1.1 ही आपका लगभग ये आएगा। और ये क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इसको पॉइंट में ले लें तो कितना हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो ये 10⁻⁻² बन गया, और इंटू ये देखिए 55 को 61 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 6 बचेगा, 66 होगा तो पॉइंट लगाएंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। तो ये आपका लगभग आंसर लगभग इसके आसपास आएगा। तो आई थिंक डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आप एक बार खुद से भी कैलकुलेट करके एक बार देख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of the individual contributions of anion and cation of the electrolyte. Which law indicates this statement? अब एक बार सोचिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो किस्सा था ये यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस लॉ के थ्रू आया था, मतलब किस साइंटिस्ट ने इसको दिया हुआ था? सोचिए, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो ये जो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो बातचीत शुरू हुई थी या जिसने इसको छेड़ा था वो क्या था कि इन्होंने कॉलरश ने यानी कि कॉलरश जो थे वो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इसको निकाला था। कॉलरश थोड़ा नाम जो है वो थोड़ा सा अटपटा सा है, मैं भी जानता हूँ, तो हम इसे कॉलरश कहते हैं। कॉलरश लॉ में हमें ये सब बातें यहाँ पे मिली थी। यहाँ पे जो आयंस थे वो इंडिपेंडेंटली अपनी पोजीशन छोड़ के माइग्रेट होते थे, और मोलर कंडक्टिविटी का जो भी सम बनता था उस पर्टिकुलर मिल्क इलेक्ट्रोलाइट है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो भी सम बनता था वो बनता था एज सम ऑफ एनायन प्लस सम ऑफ कैटायन, यानी कि एनायन उसमें भी है, एक एनायन है और एक कैटायन है, दोनों को जो हम लोग वहाँ पे उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ेंगे तब हमें जाकर उसकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की मिलेगी किसी भी एक जगह पे। ओके, तो ये बात हमें छेड़ी थी कॉलरश ने। हेनरीज लॉ आपका होगा नहीं। डे बाय ऑन-सेजर इक्वेशन क्या है एक बार खुद से आप देख लीजिएगा, ये आपका लेकिन यहाँ पे सही नहीं है, सी आपका बिल्कुल सही है, डी से मतलब यहाँ पे नहीं है। ओके, अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी आप डबल स्टार कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार पता नहीं क्यों हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सवाल जरूर आता है, और ये कई बार रिपीटेड सवाल, एकदम सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक कि जेई में, नीट में और बाहर के जितने भी एग्जाम्स है सब में ये क्वेश्चन आ चुका है। CUET में भी शायद आया हुआ है, आई थिंक सो, मुझे उतना अच्छे से आइडिया तो नहीं है, लेकिन आई थिंक ये 2022 के अटेम्प्ट में आया था जब पहली बार CUET आया था। ओके, तो इन सबको तो छोड़ते हैं, अभी पहले हम इसको देखते हैं। तो हमें यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। लैम्डा एम हमें यहाँ निकालना है, किसका? सबसे पहले दिया हुआ है NaCl का, और सब आई थिंक ये रिस्पेक्टिवली होगी, ये स्मॉल ए होगा, सॉरी रबी कर लेते हैं, इसको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे इरेजर पे चलते हैं, इसको एक बार इसको रबी कर लेते हैं, टेंशन की बात है। अब एक बार यहाँ पे चलते हैं। हाँ, तो अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पे NaCl। तो NaCl का आपको कितना दिया हुआ है 126.4। सब ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर हमें दिया हुआ है यहाँ पर किसकी दी हुई है? HCl की दी हुई है, बहुत ज़्यादा दी हुई है 425.9। अब यूनिट्स आप यहाँ पे खुद लिख लीजिएगा, यूनिट सेम रहेगी। और लास्ट दिया हुआ है CH3COO Na का, और ये किसके लिए दिया होगा 91.0। हमें यहाँ पे निकालना है ये सब लैम्डा एम हमें निकालना है किसका? CH3COOH का। हमें इसका यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब इसका कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे? हमें यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशंस का यूज़ करना होगा जो कॉलरश ने हमें यहाँ पे बताई थी। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग को ऐसा खोजना है कि यहाँ पर CH3 और COO जो ये दिया हुआ है ये यहाँ पे आ जाए, और यहाँ से H आ जाए, और ये जो NaCl है ये दोनों यहाँ से उड़ जाए, स्वाहा हो जाए। तो बस यही काम करना है, यानी कि हम इन दोनों को जो रहेगा वो जोड़ देंगे और फिर इसमें से NaCl निकाल देंगे, यानी कि इन वैल्यूज़ को फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिख देंगे। तो आइए लिख ही लेते हैं, क्या रखा है। तो लैम्डा एम लिखते हैं। सबसे पहले लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लैम्डा एम ऑफ CH3COO Na को हम लोग जोड़ेंगे लैम्डा एम ऑफ HCl के साथ, और इसमें से फिर हम निकाल देंगे लैम्डा एम ऑफ NaCl को। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं, वैल्यूज़ के दिए हुए
इसका दिया हुआ है 91, यानी 91 प्लस लैम्डा एम ऑफ HCl 425.9, यानी अरे यार एक मिनट का, ये आपका 425.9 है, अभी कर लेते हैं। ओके ओके, टेंशन नहीं। हाँ तो देखिए ये हो जाएगा आपका 425.9, और इसमें से हम NaCl वाले को घटा देंगे जो कि दिया हुआ है आपका 126.4। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये होगी आपकी लगभग 516.9, जिसमें से हम 126.4 को घटाएंगे तो हमें लगभग मिल जाएगा 0.5, और यहाँ से इसको कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी का ये यूनिट होता है, ये यूनिट भी कभी कभी पूछ सकता है, CVT में ऐसे ये पूछा हुआ है 2023 या 2022 के अटेम्प्ट में। ओके, तो ये आंसर जो है आपका होगा, यही सेम आंसर आपका यहाँ पे आने वाला है, सॉरी। तो अब देखिए यही आंसर आपका होगा, तो सी आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही तरीके से और भी ढेर सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी। बस आयंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे आपको एक बार देखना होगा, एन की वैल्यू भी आप कभी कभी यहाँ पे किस्सा कर जाती है बीच में खेल के, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसे और भी क्वेश्चन आप यहाँ पे ट्राई करते रहिए क्योंकि वहाँ पे भी हो सकता है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्योर कॉपर फ्रॉम इम्प्योर कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, एनोड इज मेड फ्रॉम इम्प्योर कॉपर, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड, a solution of copper sulfate is used as electrolyte and D all of the above। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। ओके, तो यहाँ जो होगा वो आपका डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन पूछा है कि हमें प्योर कॉपर निकालना है इम्प्योर कॉपर में से। तो याद रखिएगा एनोड जो होता है, एनोड पे हमेशा इम्प्योर चीज़ें ही रहती हैं, इम्प्योर मेटल्स ही रहते हैं। यहाँ पर इम्प्योर मेटल्स रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह और बाकी कई सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहती हैं। पूरे प्योर फॉर्म में वो मेटल नहीं होता कि मतलब जैसे कि अगर आपका कॉपर है या प्लेटिनम है तो पूरे का पूरा वो नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे मेटल्स या एलिमेंट्स वगैरह वहाँ पे जुड़े मिल जाते हैं। ओके, तो एनोड पे तो आपके इम्प्योर मेटल्स होते हैं, और इन इम्प्योर मेटल्स को जब हम लोग प्योरीफाई करते हैं तो ये फिर यहाँ पे प्योर मेटल्स में आपको बन के मिलते हैं, फिर ये प्योर पूरे प्योर तरीके से आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और जब प्योर मेटल्स होते हैं ये आपके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि कैथोड पे फिर आपको जाके ये मिल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा एनोड पे इम्प्योर चीज़ें रहेंगी, इम्प्योर मेटल्स, और जो आपका कैथोड रहेगा उस पर प्योर मेटल्स होंगे प्योरीफाई होने के बाद। और जब हम लोग कॉपर की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। और इम्प्योर चीज़ों से प्योर चीज़ों को ऑब्टेन करना ही हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मतलब होता है, सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो। डेफिनेशन में आपको तो अच्छे से लिखना होगा, लेकिन सिंपल वे में इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब यही होता है कि इम्प्योर चीज़ों से हमें प्योर चीज़ों को ऑब्टेन करना। वहाँ पे कई सारे रिएक्शंस वगैरह वहाँ पे परफॉर्म करा के किसी चीज़ के एड ऑन करा के, वैसे ही जैसे यहाँ पे एड ऑन हुआ है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कॉपर को निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सब सही है। एनोड जो रहता है इम्प्योर कॉपर का रहता है क्योंकि वहाँ पे इम्प्योर कॉपर रहेगा, फिर कॉपर जो रहेगा वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि वहाँ पे चेंजेस होंगी इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराओगे तो, क्योंकि एनोड लेफ्ट साइड पर रहता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा फिर वो रिड्यूस होगा, फिर अपने प्योर फॉर्म में वो आएगा, और फिर वो कहाँ जाएगा, एनोड पे तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे इम्प्योर मेटल्स है, फिर वो जाएगा दूसरी जगह पे जहाँ होता है आपका कैथोड, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे रिडक्शन होता है, तो वहाँ पे फिर आपका ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो ए भी सही है, बी भी सही है, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज होता ही है, तो डी जो है वो आपका ओवरऑल सही है, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस, मतलब कि अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा दो तरीके के सेल्स, एक आपने पढ़ा होगा डेनियल सेल, और फिर आपका ये आ जाता है अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो याद रखिएगा डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल वो सेल्स होते हैं जिसमें आप कन्वर्जन कराते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जिंक कॉपर का आपने इक्वेशन देखा है, डेनियल सेल में हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक करंट को प्ले में लाते हैं जिंक और कॉपर के रिएक्शन की मदद से ताकि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो। तो डेनियल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो रहती है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
केमिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन कुछ जगह पे अब ज़रूरत पड़ती है कि हम इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग चेंज कर लें केमिकल एनर्जी में अपने आगे के प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह। तो उस केस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज़ करते हैं, यानी कि एक ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर दे किस में, इसको कन्वर्ट कर दे केमिकल एनर्जी में हमारी नीड के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल अगर होगा तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होगा तो आपका डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल वगैरह होगा। ओके, तो यही बेसिक डिफरेंस इन दोनों सेल्स के बीच में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू केमिकल एनर्जी फॉर आवर वेरियस नीड्स एंड पर्पसेस। यही आपका होता है। यहाँ पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है दो मेटल्स के बीच में जो कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब ऑप्शंस चेक करते हैं। ए में क्या दिया है, इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर बी क्या दिया है, इन विच अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो भैया पहली बात तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जनरेट नहीं होगी। इन विच अपोजिट पोटेंशियल इज लेस देन सेल पोटेंशियल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो ये कभी वर्क ही नहीं करेगा, ये ऐसा काम करता ही नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सी भी गलत हो गया, तो डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि बोथ ए एंड सी दिया हुआ, यानी कि ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सही बात भी लिखी हुई है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो रहता है वो यहाँ पे यूज होता है, कैरी आउट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सपेंस में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे यूज किया जाता है, उसका यूज बस किया जाता है ताकि केमिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सके केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे। ओके, समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर से बैक करके देख लो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया एक और न्यूमेरिकल। 1.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, इफ इट फ्लोज फॉर 3 आवर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। यानी कि यहाँ पे तो बेसिक फिजिक्स का सवाल भी आपका ये हो सकता है एक तरीके से। फिजिक्स का तरीका है यहाँ पे आपके दो फॉर्मूलेज यूज होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई लेक्चर पट्टी नहीं करनी है। क्या यूज होगा, जैसा कि आप क्या जानते हैं, क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी होता है, यानी करंट इनटू टाइम, और एक आपने पढ़ा होगा होता है एनी। तो बस इन्हीं दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 1 बराबर 2, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो ये आपका एनी इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो एन हो जाएगा आई टी अपॉन ई। तो ई की वैल्यू कितनी होती है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये चार्ज होता है, मतलब इतने वो होता है, ई की वैल्यू यहाँ पे इतनी हो जाएंगी। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, आई हमारा करंट होता है तो 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। अब इनटू टाइम यानी 3 आवर्स, तो 3 आवर्स कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 180 मिनट्स। या अगर हम लोग सिंपल से बात करें, हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 60 तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 60 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहीं से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें 3600 इंटू लगभग आपको मिलेगा 4.5 इंटू 3600 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये ऊपर जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ से कैरी आउट करेंगे तो आपको जो आंसर रहेगा वो लगभग आपको मिल जाएगा लगभग आई थिंक 10⁻23। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि लगभग कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, मैं आपके एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आंसर जो है वो लगभग आपको यहाँ पर 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो लगभग 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं वायर से, इतना करंट को पास कराने में गिवन टाइम पीरियड में। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट गाइस, हाँ अब यहाँ पे एक बार फिर से न्यूमेरिकल है। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, यानी ये जो 2 फैराडे होता है ये मतलब होता है 2 इंटू 96,500। ये आपका 2 फैराडे का मतलब यहाँ पे है। इज पास फॉर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका कहाँ से है, किस टॉपिक से, बिल्कुल सही, ये जो क्वेश्चन है ये आपके फैराडे लॉ का है, फैराडेज लॉ। फैराडे के 2 लॉ हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, एक है उसका एक फर्स्ट लॉ और एक है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके CUET में तो जल्दी नहीं बनते हैं, तो इसको आप साइड में कर सकते हैं, साइड में कर लो।
इसका बेसिक और फॉर्मूला वगैरह बस याद कर लो, और न्यूमेरिकल मन करे तो लगा ही लो।